इस टाइम की ध्रुव राठी ने कैसे बताया। नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बार बार हमें चर्चा देखने को मिलती है, पॉलिटिकल डिबेट से लेकर कॉमेडी शोज तक। हालांकि वो अलग बात है, ज्यादातर डिबेट जो इस मुद्दे पर करी जाती है वो प्राइड के नाम पर होती है। नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस अक्सर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाने लगते हैं। नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस का मजाक बनाते हैं उनके स्किन कलर को लेकर। ये कहते हैं कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस कितनी हार्श है, देखो किस तरीके से बात करते हैं। दूसरी तरफ साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं ये कहकर कि ये देखो कितने मिसबिहेव्ड होते हैं, कितने रेकलेस हैं, कैसे हर सेंटेंस में गाली देते हैं। मैं दारू पी के गाड़ी चलाए। People in Gurgaon drive as if they are playing NFS. उनको लगता है यहाँ ठोकेगा ना, यहाँ से लाइफ वापस चालू होता है। लेकिन आज के वीडियो में आइए एक फैक्चुअल और लॉजिकल एनालिसिस करते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि क्या डिफरेंसेस इनके इतिहास और कल्चर में आए जिसकी वजह से आज ये दोनों रीजन्स एक दूसरे से कई मामलों में इतने अलग हैं, और क्या कारण है एक्चुअली में कि साउथ इंडिया के रीजन को नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है। आइए जानते हैं। छात्री कुट्टी किंदल कत्ती पित्तल पाप। मैं दारू पी के गाड़ी चलाए। पानी घाटे कैसे बिहारी हो गए? North Indians and South Indians. Stop it. Kerala has yet again emerged as the most literate state. उत्तर प्रदेश नीति आयोग की रिपोर्ट में हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे है। साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो या ईस्ट इंडिया हो या वेस्ट इंडिया, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि जब हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम कौन से रीजन्स की बात कर रहे हैं, कहां पर बाउंड्री है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की, क्या कोई इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है? डेफिनेशन है तो जरूर, लेकिन यूपी वालों माइंड मत करना, आप लोग हमारे साथ नॉर्थ इंडिया में नहीं आते। सही सुना आपने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डिवीजन के अकॉर्डिंग देश को 6 जोनल काउंसिल्स में डिवाइड किया गया है, जैसा आप नक्शे पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसमें सेंट्रल काउंसिल में आता है। मैं जानता हूँ आप लोग यूपी वाले सुनने के बाद कहोगे प्लीज हमें भी इंक्लूड कर लो अपने साथ नॉर्थ इंडिया में। प्लीज प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो। देखो अब आप लोग प्यार से इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो चलो मान लेते हैं, यूपी को भी नॉर्थ इंडिया में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को लेंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, साथ में यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। और इस वीडियो के लिए साउथ इंडिया की डेफिनेशन रहेगी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी और लक्षद्वीप। वैसे भी जब मीडिया में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात करी जाती है तो इन्हीं स्टेट्स को रेफर किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या अंतर है इन दोनों रीजन्स में, एक इतिहास पर झलक डालते हैं। इंडिया में ब्रिटिश राज आने से पहले नॉर्थ इंडिया में अलग अलग डायनेस्टीज का रूल चलता था। फॉर एग्जाम्पल अशोका के अंदर मौर्यन डायनेस्टी, कनिष्क के अंदर कुषाण एम्पायर, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य की गुप्ता डायनेस्टी, एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, हन एम्पायर, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत जिसके अंदर तुगलक और लोधी जैसी डायनेस्टीज थी, फिर मुगलों का राज, सुर एम्पायर, और इसके अलावा सिख एम्पायर रंजीत सिंह के अंदर, बहुत सारे राजपूत क्लैंस जो रहे थे जैसे कि महाराणा प्रताप के अंदर, और मराठा एम्पायर जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर। हालांकि ये मेनली सेंट्रल इंडिया के अंदर था, लेकिन कुछ समय के लिए नॉर्थ इंडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मराठा एम्पायर के अंदर था। दूसरी तरफ अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया के रीजन को भी बहुत सी अलग अलग डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया गया। चेरा, चोल, पांड्यास ये सब को एग्जिस्ट कर रहे थे संगम एज के दौरान। इसके अलावा सतवाहना, चालुक्य, राष्ट्रकूट, काकातिया, होयसाल, विजयनगर एम्पायर और किंगडम ऑफ मसूर। इस पॉइंट पर आपको सुनकर लगेगा कि दोनों रीजन्स की कहानी एक दूसरे से काफी सिमिलर है। नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, अलग अलग राजा महाराजाओं का शासन रहता था, अलग अलग डायनेस्टीज एक दूसरे से फाइट कर रही थी, अपने किंगडम को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि साउथ इंडियन राजा महाराजा जो थे उनके बीच की लड़ाई एक तरीके से आईपीएल की लड़ाई थी, इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है, और नॉर्थ इंडिया में जो किंगडम्स की लड़ाई थी वो T20 वर्ल्ड कप की तरह लड़ाई थी। वर्ल्ड कप में इंडिया के बाहर से भी टीम्स लड़ने आती हैं, अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे से लड़ती हैं, और आईपीएल के अंदर सिर्फ इंडियन स्टेट्स एक दूसरे से फाइट करती हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नॉर्थ इंडिया में कहीं ज्यादा और फॉरेन इन्वेजन्स देखे गए, और इसके पीछे एक बड़ा ही लॉजिकल सा रीजन है। साउथ इंडिया तीनों दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि नॉर्थ इंडिया बाय लैंड बाकी एशिया से कनेक्टेड है, यूरोप से कनेक्टेड है, अफ्रीका से कनेक्टेड है।
अब ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया का बाहर की किंगडम्स और डायनेस्टीज के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता था, जरूर होता था, लेकिन फर्क यह है कि समुद्र के जरिए इन्वेजन करना बहुत मुश्किल काम है। समुद्र के जरिए पीसफुली ट्रेड करना ज्यादा आसान काम है। सुमेरियन रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि केरला एक स्पाइस एक्सपोर्टर रहा है 3000 बीसी से। केरला के मिर्च मसालों ने एंशिएंट अरब्स, बेबीलोनियंस, एसीरियंस और इजिप्शियंस को आकर्षित किया था। पुडुचेरी और तमिलनाडु में हमें फेमस सिल्क रूट की साइट्स देखने को मिली। रोमन ट्रेडर्स आज से 2000 साल पहले मालाबार कोस्ट में चैट जीपीटी सीखना है, आ जाओ। वो भी कहीं ज्यादा और पीसफुल था। बताया जाता है कि आज से करीब 2000 साल पहले ज्यूज पहली बार साउथ इंडिया में आए किंग सोलोमन के जहाजों पर। केरला के थॉमस क्रिश्चियंस मानते हैं कि सेंट थॉमस द अपोस्टल एक्चुअली में केरला में 52 एडी में आए थे। ये क्रिश्चियनिटी का जिस साल में जन्म हुआ था उसके बहुत करीब है। इवन इस्लाम के साथ भी यही कहानी है। मालाबार कोस्ट और मिडिल ईस्ट के बीच में प्रॉफिट मोहम्मद के पहले के समय से ट्रेड देखने को मिली है। पहला मस्जिद साउथ इंडिया में साल 629 एडी में बनाया गया था एक अरब ट्रेडर के द्वारा। ये आपको कोंटून गलूर में मिलेगा। शायद यही एक रीजन है कि इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट क्यों करते हैं केरला जैसी स्टेट्स में। और इन्वेजन्स की बात करें, एक्चुअल फॉरेन इन्वेजन्स की बात करें तो हार्डली कोई इन्वेजन्स देखे गए साउथ इंडिया में। इसका पहला रिकॉर्ड हमें सुनने को मिलता है साल 1500 में जब पोर्चुगीज ने कैलिकट को इन्वेड किया। बाद में फ्रेंच आए और साल 1674 में जो गवर्नर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे फ्रांसुआ मार्टिन, उन्होंने पौंडीचेरी पर एक ट्रेडिंग सेंटर सेटअप किया। लेकिन वापस नॉर्थ इंडिया पर आए तो नॉर्थ इंडिया में भी हमें बहुत से ट्रेड लिंक्स देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से एक्चुअली में हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रही है बाहर की डायनेस्टीज और किंगडम्स के साथ। 2600 बीसी की बात है, हमें प्रूफ दिखता है कि मेसोपोटामिया, पर्शिया और तुर्कमेनिस्तान से भी इंडस वैली का ट्रेड हुआ। 12 सिल्क रूट्स जो इंडिया में पाए गए उनमें से 7 एक्चुअली में नॉर्थ इंडिया में ही थे। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखने को मिले फॉरेन इन्वेजन्स और बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन। साल 535 बीसी में पर्शियन इन्वेजन बाय द साइरस ऑफ आकाइमेनेड, बाद में उनके बेटे डायरियस के द्वारा और एक्सपेंशन किया गया। फिर आया ग्रीक इन्वेजन अलेक्जेंडर के द्वारा। हालांकि अलेक्जेंडर का देहांत हो गया था लेकिन उनके एक जनरल सेल्यूस निकेटर ने चार्ज लिया जिन्हें बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया। 400 सालों बाद 180 बीसी में डेमेट्रियस का इन्वेजन जिससे इंडो ग्रीक किंगडम की फाउंडेशन हुई। फिर सिथियंस, पार्थियंस और कुशन्स का इन्वेजन जो सेंट्रल एशिया के अलग अलग हिस्सों से आए थे। यहाँ पर वैसे एक चीज याद रखनी जरूरी है दोस्तों, जब हम किसी चीज को फॉरेन इन्वेजन कहने लग रहे हैं तो वो आज की बाउंड्रीज के हिसाब से कह रहे हैं। उस जमाने में जो राजा महाराजा लोग करने लग रहे थे ये अपना रेगुलर एक्सपेंशन था अपने किंगडम्स का। उनके लिए इस सेंस में देश और बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये फॉरेन इन्वेजन की डेफिनेशन बड़ी अजीब है। अगर उस जमाने में किसी किंगडम की आज के दिन के पाकिस्तान में स्थापना होती और उसका एक्सपेंशन आज के दिन के हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक जाता तो हम उसे फॉरेन इन्वेजन बुलाएंगे आज की बाउंड्रीज के हिसाब से। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान एक देश होते तो हम उसे फॉरेन इन्वेजन नहीं कहते। तो ये चीजें थोड़ी आर्बिट्रेरी हैं, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में मैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के रीजन्स की एनालिसिस करने लग रहा हूँ इसलिए मैं फॉरेन इन्वेजन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जब आज के दिन के इन एरियाज के अंदर किसी बाहर के किंगडम का इंट्रोडक्शन हुआ। टाइम में आगे चले तो साल 712 एडी में हमें मोहम्मद बिन कासिम पहले इस्लामिक रूलर देखने को मिलते हैं जो कि एक अरब थे। जिसके बाद कई और आए, मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, खिलजीज जो कि टर्किश ओरिजिन के थे, तैमूर, बाबर, नादिर शाह, बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों का हमें कांटेक्ट देखने को मिला बाहर की दुनिया के साथ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में हमें ज्यादा इन्वेजन्स देखने को मिले बार बार, साल भर साल। इसका क्या असर पड़ता है, क्या इम्प्लीकेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है? इसका असर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कल्चर पर। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर हम इंडिया के 9 क्लासिकल डांसेस को देखेंगे जो कि एक दूसरे से बहुत अलग है, इन 9 में से सिर्फ एक ही नॉर्थ इंडिया से ओरिजिनेट किया है जो कि है कथक। लेकिन साउथ इंडिया के पास 9 में से 4 क्लासिकल डांसेस हैं। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु और कर्नाटका में भरतनाट्यम और केरला में मोहिनीअट्टम और कथकली। और ये सिर्फ रेकग्नाइज्ड क्लासिकल डांसेस हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में बहुत से और फोक डांसेस और फोक थिएटर फॉर्म्स हैं, जैसे कि कर्नाटका में यक्षगान, डोलू कुनीथा, तेलंगाना में परेणी, केरला में ओपन्ना, पुडुचेरी में गरडी, तमिलनाडु में थेरुकूथु, ओइलाट्टम, मयिलाट्टम और आंध्र प्रदेश में थपेटा गुल्लू। सेम चीज हमें लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलती है। साउथ इंडिया की जो 4 मेन स्टेट्स हैं हर एक की अपनी डिस्टिंक्ट अलग अलग भाषा है।
मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल, इन सारी भाषाओं की अपनी अलग स्क्रिप्ट है, अपनी डिस्टिंक्ट वोकैबुलरी है, अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री है और बहुत सारा आपको लिटरेचर देखने को मिलेगा, अखबार से लेकर मैगजीन्स तक। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था साल 1950 में, 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस रखी गई थी सिर्फ। इन 14 में से 4 लैंग्वेजेस तो यही थी जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा सिर्फ 6 भाषाओं को इंडिया में एज ए क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाता है और गेस कर सकते हो 6 में से 4 यही भाषाएं जो मैंने आपको बताई, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। और इसके अलावा जो 2 बची वो है ओडिया और संस्कृत। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि इन चारों के अलावा भी बहुत सी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है साउथ इंडिया में, जिन्हें आप माइनॉरिटी लैंग्वेजेस कह सकते हो। केरला कर्नाटका के बॉर्डर पर एक कम्युनिटी है जो ब्यारी भाषा बोलती है। तमिलनाडु हिल्स में जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनके द्वारा बडागा, कोडावा और कोटा भाषाएं बोली जाती है। कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में कोडावा भाषा बोली जाती है। कर्नाटका के उद्दुपुरी डिस्ट्रिक्ट में तुलु भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में दिवेही बोली जाती है और देखनी उर्दू बोली जाती है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के कुछ एरिया। अब इस सब को कंपेयर कीजिए नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है वो ज्यादा सिंक्रेटिक है। सिंक्रेटिक मतलब हो गया समकालिक, अलग अलग कल्चर्स के फ्यूजन से एक कल्चर निकला है। पहले लैंग्वेजेस की ही बात कर लेते हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस नॉर्थ इंडिया में है और 8th शेड्यूल में लिस्टेड है वो है कश्मीरी और डोगरी, मेनली कश्मीर में, पंजाबी पंजाब में, उर्दू उत्तर प्रदेश की कुछ पार्ट्स में, सिंधी जिसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ लोग बोलते हैं, और हिंदी जिसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। ये 6 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इनके अलावा लद्दाख में लोग लद्दाखी बोलते हैं और हिंदी के एक्चुअली में बहुत से अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी, हिमाचल में हेलो हेलो गाइस, जाने रिएक्शन ध्रुव राठी के